कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से आधुनिक भारत के इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करना न भूलें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ 1500 के आसपास MCQ क्वेश्चन मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आप सबके लिए उपलब्ध है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC की हो, UPPSC की हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, शुरू करने से पहले कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा कलर ठीक रहेगा। चलिए ब्लैक ले लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे थे। यानी जो डच थे वो सबसे पहले वर्तमान में उड़ीसा में बसे थे। तो उड़ीसा के किस स्थान पर बसे थे आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन है कलकत्ता, चिनसुरा, पिपली, बालासोर। पहले दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, डच सबसे पहले उड़ीसा के जिस स्थान पर बसे थे वो है प्यारे दोस्तों पिपली। क्या है, पिपली। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। ऑप्शन है थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आधुनिक भारत के प्रश्न में ये एक प्रश्न बीच में आ गया है, तो इसको देख लेते हैं कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था या कहा करता था। थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई दोस्तों, जहांगीर जिसे इंग्लिश खान कहा करता था वो कौन था, तो वो था विलियम हॉकिंस। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्वराज हाँ माजा जमशीद अधिकार आहे अड़ी तोमी मिला विनाच। यानी मराठी में अब घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी। दोस्तों, ये प्रश्न पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। माफ़ी चाहता हूँ प्रश्न का दोबारा आने के लिए, पर दोस्तों ये प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे बार बार ये प्रश्न लाना पड़ता है। पर कोशिश करूँगा और उम्मीद भी यही करता हूँ कि आगे से कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने किस जेल में स्थान पर ये कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने ये जो कहा है कि जमशीद मेरा अधिकार है, ये किस जेल में कहा था। आपको फटाफट से उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहा था मांडले जेल में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न दोस्तों कि महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक।
महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपको इसका उत्तर देना है। मेरे दोस्तों, महासत्याग्रह का नेतृत्व जिसने किया था वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिसके द्वारा तैयार किया गया था वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग्स सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग्स सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है सर्किट कोर्ट, प्रांतीय न्यायालय, सदर दीवानी अदालत या फिर सदर निजामत अदालत। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से जिस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था वो है आपका सदर निजामत अदालत, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसने ब्रिटिश और नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को जन्म दिया। दूसरा, इससे एंग्लो मराठा संघर्ष हुआ। इसने सत्ता को जिम्मेदारी से अलग कर दिया। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को आपको चुनना है। कौन सा विकल्प सही है? तो पहले आप कथन देख लीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही है उसको देख लेते हैं। इसने ब्रिटिश तथा नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को जन्म दिया। तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है इससे एंग्लो मराठा संघर्ष हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इसने सत्ता को जिम्मेदारी से अलग कर दिया। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन यानी कि जो कथन आपका तीसरा सही है वो कौन से कूट पे दे रहा है? वो सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये देखिए प्यारे दोस्तों, कथन सी पे दे रहा है तीसरा, केवल तीसरा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी में था। मालवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत में था। जैबिट बंदोबस्त की बात करें तो गुजरात में था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से क्वेश्चन पर विचार कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हुए। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था। ये सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। सही है। महलवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत में लागू थी। ये भी सही है। जैबिट बंदोबस्त की बात करें तो गुजरात। तो आपको ऑप्शन होना चाहिए 1, 2, 3 और 4। आइए देखते हैं किस ऑप्शन पे है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये डी पे दे रहा है। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? पहला है सर एलिजा इम्पे, स्टीफन सीजर ले मेस्त्रे, रॉबर्ट चैम्बर्स या जस्टिस हाइड। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, स्टीफन सीजर ले मेस्त्रे, रॉबर्ट चैम्बर्स और जस्टिस हाइड। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ये चारों सही है। आइए देखते हैं कौन से कथन पे दे रहा है, तो वही आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। सेवा में प्रवेश से पहले कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया था। बिल्कुल सही है। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति बढ़ाई गई थी। ये भी सही है। उन मामलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था जहाँ विदेशी और भारतीय शामिल थे। तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा होना चाहिए आपका आंसर? 1, 2, 3 और 4 होना चाहिए दोस्तों। ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो सावंतवाड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1884, 1848, 1852, 1856। सावंतवाड़ी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा कि सावंतवाड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, सावंतवाड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से जिस वर्ष में हुआ था वो 1884 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है? ऑप्शन है 1857, भारतीय विद्रोह के सिद्धांत, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो पुस्तक या जिसका प्रकाशन जो है वो पुस्तक जिसको प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है, वो है 1857। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बेल आइकन ऑन करिए और साथ में बेल आइकन ऑल पे ऑन करें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और 1-9 प्रश्नों को भी देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्ले लिस्ट है वो काफ़ी अच्छे से आपको अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या जिस डिपार्टमेंट की भी आप तैयारी करो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, देखें, उसको समझें, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज का प्रश्न आगे क्या है? निम्नलिखित में से भारत के कौन से वायसराय थे जो ओवेन मेरेडिथ
के उपनाम से कविताएं लिखते थे? क्या नाम था? ओवेन मेरेडिथ। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, बात समझ में आ रही है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपोन, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों इसमें लॉर्ड रिपोन लिखा है, ये लॉर्ड रिपेन होगा। तो चलिए याद रखिएगा, भारत के कौन से वायसराय थे जो ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो प्यारे दोस्तों, जो भारत के वायसराय ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे वो थे लॉर्ड लिटन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के दोस्तों इसमें दो बार रिपीटेड है, इसको पहले एक बार हम लोग डिसमिस कर देते हैं कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को शानदार विफलता कहा जाता है। यानी किस वायसराय के कार्यकाल को शानदार विफलता, या ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के वायसराय को, ठीक है, किस वायसराय के वायसराय को शानदार विफलता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वायसराय के, चलिए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल को शानदार विफलता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस, या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो निम्नलिखित में से जिस वायसराय के कार्यकाल को शानदार विफलता कहा जाता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जो लाल मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी? बात समझ में आ रही है? पहला है सूरत कांग्रेस विभाजन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी गई थी। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि लाल मिंटो द्वितीय के समय में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो क्या है दोस्तों, ये जो घटना घटित हुई थी, सूरत कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी, बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन भी हुआ था, और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला भी रखी गई थी। तो ये चारों ये कथन आपके सही हो जाएंगे। जहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे रहा होगा वही आपका राइट होगा। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये दे रहा है डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा, इंग्लैंड और भारत में जब एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। याद रखिए कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था? 1901, 1905, 1910, 1915। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1901 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? मदन मोहन मालवीय, आर.सी. दत्त, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है वो है आर.सी. दत्त, क्योंकि इन्होंने द इकोनॉमी पे एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, और समझ में आ रही है, उसमें इन्होंने की वजह से इनको आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है।
बात समझ में आ रही है? चलिए, तो किसने लिखी? आरसी दत्त। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए कमेंट में बताइए कि आरसी दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। जो पुस्तक लिखी थी उसका पूरा नाम क्या है? उसका मैंने एक पार्ट आपको बताया है, उसके आगे का पार्ट आपको बताना है कि आरसी दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्यारे दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से जिस अधिनियम से संबंधित है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया था? भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत के राज्य सचिव के नए कार्यपाल की स्थापना की गई, बोर्ड में पर्याप्त परिवर्तन किए, कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही कथन कौन सा होगा। तो भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन किए गए थे? तो ये किए गए थे, भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था, भारत के राज्य सचिव के नए कार्यपाल की स्थापना की गई थी। तो पहला और दूसरा ये सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से कथन कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों ये दे रहा है पहले पर। किस पे दे रहा है? पहले पे, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये शुरू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहले कमर्शियल उड़ान भरी या उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई थी? ये आपको बताना है। डेट याद रखिएगा कि हवाई जहाज ने जो पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी वो किन स्थानों के बीच भरी थी और कब भरी थी? तो कब की डेट दी हुई है 18 फरवरी 1911, जो कि एक प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब आपको बताना है किसके बीच उड़ान भरी गई थी। मुंबई से पुणे, इलाहाबाद से नैनी, आगरा से दिल्ली या मुंबई से नासिक। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान जो भरी थी वह किन स्थानों पर भरी थी? 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज पहली कमर्शियल उड़ान भरी एवं किन स्थानों के बीच भरी थी? तो ये इलाहाबाद से नैनी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली, राजेंद्र प्रसाद। भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता है जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम लक्ष्य को बेहतर बनाते हैं जिससे आपको सक्सेस मिल सके। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।